लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी का। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम आप लोगों को बता दें कि भिन्नात्मक संख्या का डे 1 का वीडियो हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और उन प्रश्नों में हम लोग प्रश्न 9 से शुरू करेंगे, क्योंकि 8 तक का प्रश्न और भिन्नात्मक संख्याएं का कंटेंट डे 1 के वीडियो में हम बता चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग पहले वॉच कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है 107 मल्टीप्लाई 107 प्लस 93 मल्टीप्लाई 93 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो इसको एक बार उतार लेंगे। अभी देखिए क्या है, 107 का मतलब हुआ 100 प्लस 7 और इसका स्क्वायर क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, प्लस 93 का मतलब यहाँ पर हुआ 100 माइनस 7, तो यह तो आएगा 93, 93 उल्टा 93 मतलब कि इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि प्लस में जो 207 है और यहाँ पर माइनस में 207 जो इसका आया, ये प्लस और ये माइनस सिंबल के कारण ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, जब दो क्वांटिटीज या दो चीजें या दो संख्याएं जब आपस में बराबर होती हैं और एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है तो एक दूसरे से कट हो जाता है। इस नियम से ये दोनों कट गया है। यहाँ पे हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 पे 4 जीरो यानी कि 10,000 ये आएगा। 7 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा 49, ये तो कट चुका है और यहाँ से ये भी आ जाएगा 10,000 और 7 का स्क्वायर आएगा 49। अब हम इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 10 10 20,000 हो गया, 49 49 हो जाएगा 98। इस तरह से 20,098 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आप लोग ठीक से ये हुआ, ये इसमें कुछ फार्मूले लगे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम यूज किए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे यूज किए a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस माइनस की चीजें जब एक बराबर हो और प्लस माइनस में तो कट जाती हैं, इसका भी यूज किया गया है। आप चाहें तो 107 का 107 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 93 का 93 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। अगर परीक्षा में आए तो आप लोग जैसे चाहें दोनों वीडियो का यूज करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके बाद आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है 287 मल्टीप्लाई 287 प्लस 269 मल्टीप्लाई 269 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 287 मल्टीप्लाई 269 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, 287 मल्टीप्लाई 287 यानी कि 287 का वर्ग प्लस 269 का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तो इसका स्क्वायर माइनस में 2 और 287 फिर 269 यानी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में 2ab है। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का a माइनस b का होल स्क्वायर। और उस फार्मूले से हम लोग इसको लिखेंगे 287 माइनस में 269 का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो 7 से 9 नहीं कट जाएगा, नहीं मतलब माइनस होगा, कैरी लेंगे तो 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर आ जाएगा 7 से 6 गया 1, 2 से 2 कैंसिल, 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 324। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का है दो भिन्नात्मक संख्याओं का योगफल 6 से 2 है एवं उनका अंतर 3/8 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो दो भिन्नों का योगफल है, दो भिन्नों का ये अंतर है। जब बड़ी भिन्न पूछेगा या बड़ी संख्या पूछेगा तो उसका एक नियम होता है, मैं आपको नियम लिख दे रहा हूँ। बड़ी संख्या बराबर में सूत्र हो जाएगा योगफल यानी कि योग प्लस अंतर बटा में 2, योग प्लस अंतर बटा में 2 आएगा। योग आ जाएगा 6 से 2, अंतर आ जाएगा 3/8 और बटा में आएगा ये 2, 2 6 के 12 13 बटा में 2 प्लस में 3/8 बटा में आएगा 2। अब यहाँ से 2 और 8 का लॉसन निकालेंगे तो आएगा 8, 2 से भागा करेंगे तो जाएगा 4 बार, 4 को 13 आएगा 52 प्लस 8 से 8 बन जाएगा डिवाइड 1 बार, 1 3 आएगा 3, जो बटा का ये 2 है वो आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, 52 प्लस 3 हो जाएगा 55 और ये 8 गुणे 2 हो जाएगा 16। यही इसका आंसर है। आप चाहें तो इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो 16 गुणे 3 48 आएगा, 48 में आप जोड़ेंगे 7 तो आ जाएगा 55।
यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 3 से 7 बटे 16, और ये जो होगा वो बड़ी भिन्न होगी, यानी कि बड़ी संख्या होगी। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। 11 नंबर हो चुका है, 12 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। यानी कि हमें क्वेश्चन करने से पहले 3/5 का और 7/3 का दोनों का व्युत्क्रम करना होगा, उसका योगफल करना होगा, और योगफल जो आएगा उसका भी व्युत्क्रम करना होगा, तब जाकर के इस प्रश्न का उत्तर आएगा। व्युत्क्रम क्या होता है? किसी भी भिन्न का अगर व्युत्क्रम आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको उसके अंश, उस भिन्न के अंश और हर को, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज करना होगा, तभी जाकर के उस भिन्न का व्युत्क्रम निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग लिखेंगे, क्या कह रहा है प्रश्न में, उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे कि 3/5 का व्युत्क्रम, 3/5 का व्युत्क्रम प्लस 7/3 का व्युत्क्रम, और इन व्युत्क्रमों का जो ये योगफल आएगा उसका भी व्युत्क्रम करना होगा। प्रश्न में यही बात कह रहा है। अब 3/5 का आप व्युत्क्रम करेंगे तो यह आएगा 5/3। 7/3 का व्युत्क्रम करेंगे तो यह आएगा 3/7। अभी इसका हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे, योगफल करके व्युत्क्रम हम लोग निकालेंगे। अब यहां से 3 और 7 का लॉसा क्या आएगा? 21 आएगा। 3 से भागा करेंगे, जाएगा 7 बार, 7 × 5 आ जाएगा 35, 7 × 5 35 आ जाएगा ये, प्लस 7 से जाएगा 3 बार, 3 × 3 आएगा 9, और इसके बाद इसका भी व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये 35 और 9 क्या हो जाएगा? 35 में अगर 9 जोड़ेंगे आप तो आएगा 44/21, और इसका व्युत्क्रम अभी हम लोग निकालेंगे, तब जाके क्वेश्चन का उत्तर आएगा, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कह रहा है। तो यह आ जाएगा 21/44, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो हम लोग अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होगी। यानी कि कह रहा है एक संख्या क्या होगी, वो संख्या बताइए जिसमें हम इतना से गुणा करते हैं तो गुणनफल इतना आता है। मान लीजिए सपोज कीजिए, प्रश्न ऐसे कह रहा है कि एक संख्या बताइए जिसमें हम 2 से गुणा करें तो उत्तर 6 आएगा। आप क्या बोलेंगे? 3। 2 किस संख्या में 2 से गुणा करने पर 6 आएगा, तो आप बोलेंगे 3। 3 कैसे आया? 6 में 2 से भागा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 ही वो संख्या है जिसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर 6 आएगा। ठीक उसी तरह से ये सवाल कर रहा है कि क्या वो संख्या होगी, वह संख्या क्या होगी जिसे इतना से गुणा करने पर गुणनफल इतना है। यानी कि उस संख्या प्राप्त करने के लिए हमें ये काम करना होगा कि 4 सही 13/21 में 2 सही 5/7 से भागा करना होगा, और जैसे भिन्नों का भाग होता है उस तरह से ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। देखिए 21 × 4 84 आएगा। 84 में अगर आप जोड़ेंगे 13 तो यह आ जाएगा 97, तो ये हो जाएगा 97/21, और इसके बाद डिवाइड बाई 7 × 2 14, 14 5 19/7, इसके बाद आ जाएगा 97/21, ये गुणे 7/19, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, और 19 से 19 का अगर टेबल नहीं, 19 के टेबल में 97 नहीं आता है, सॉरी। तो ये आएगा ऊपर आएगा 97, और 19 × 3 आएगा 57, और इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक 5/6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, या दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यही सवाल है, लेकिन वहां पर जो तरीका है वो अलग है, यहाँ पर तरीका अलग कर दिया और भिन्न को बदल दिया। बाकी वही सवाल ये भी है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर एक सूत्र भी लग जाता है कि दूसरी संख्या बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में पहली संख्या। तो 2 संख्या गुणनफल क्या है? 5/4। अब बटा में पहली संख्या क्या आएगा? 5/6, और ये चला जाएगा इसके पास, गुणा होगा, और ये यहाँ पर अब ये हो जाएगा 5 और गुणे 6, नीचे आएगा 4 और गुणे 5, 5 से 5 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 आएगा, 2 से 6 कट गया तो आएगा 3, और यहाँ पर आएगा दूसरी संख्या 3/2, और यही यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 का। अगर इस प्रश्न को पढ़ा जाए तो प्रश्न में लिखा है भिन्नात्मक संख्याओं 5/3, 8/9, 7/10 और 5/6 में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए।
यानी कि चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न में पता करना है कौन सी है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 5/3, एक बोला है 8/9, तीसरा है 60/10 और इसके बाद बोला है 5/6। कह रहा है कि चारों भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे उसको हम लोग। यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि सबको दशमलव में बदल लेंगे, तो बड़ा आसानी से हम लोग ये बता सकते हैं कि इन चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो 5/3 है, 3 से अगर भाग करेंगे तो एक बार जाएगा तो आएगा 3, बचेगा 2। दशमलव गया है तो 2 पर आएगा 0 तो हो जाएगा 20, फिर 3 से 6 बार, फिर 6 बार, ये 6 आता रहेगा। 8/9 है, अब भागा करेंगे 9 से तो एक बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि 8 जो है 9 से खुद ही कम है। तो 8 पे 0 जरूर जाएगा दशमलव लगाने से, तो 8 पे 0 जाएगा तो 80, तो 8 9 72। अब 80 में से 72 हटाएंगे तो आएगा 8, फिर 0 जाएगा क्योंकि दशमलव लगाया तो 9 9 9 9 आता रहेगा। 7/10 को तुरंत आप लिख सकते हैं 0.7। 5/6 है, अब दशमलव जाएगा तो हो जाएगा 50, तो 6 × 48, 50 में से 48 क्या आएगा 2, दशमलव है तो 2 पर 0 जाएगा तो हो जाएगा 20, फिर 6 से 3 बार में 18 और ये 3 3 आता रह जाएगा। अब आप देखिए सबसे छोटा कौन सा है। ये तो सबसे बड़ा है क्योंकि आगे 1 है और ये सब क्या है 0। सबसे बड़ा पूछता तो 5/3 हो जाता, और छोटा पूछा है तो 0 0 0 दशमलव सब में, यहाँ 9 7 और 8 है। पहला डिजिट को हम लोग देखेंगे, दशमलव को तुरंत बाद वाला डिजिट को, तो यहाँ पे 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 है। छोटा कौन सा है 7, यानी कि 7 जो 10 है वो सबसे छोटा भिन्न है। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः सबसे छोटी भिन्न बराबर 7/10, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है भिन्नात्मक संख्याओं 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 को घटते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि इन चारों भिन्नों को हम लोग घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो घटते हुए क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम, अवरोही बड़ा से छोटा, तो बड़ा है जब छोटा होगा तो क्रम क्या होगा घटेगा, ये घटते हुए क्रम हो जाएगा। तो बड़ा या छोटा करना है तो इसमें देखिए एक सब में एक चीज कॉमन है, वो है इसका हर जो 17 है। जब भिन्नों का हर बराबर होता है तो जो अंश में जो अंक बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा हो जाता है, और जो अंश में छोटा होगा वो भिन्न छोटा होता है। और ये तभी लागू होता है जब भिन्नों का हर आपस में बराबर हो। यहाँ पर भिन्नों का हर आपस में बराबर है तो घटते हुए क्रम लिखना है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 10/17, इसके बाद आ जाएगा 9/17, फिर आ जाएगा 8/17 और लास्ट में आ जाएगा 5/17, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 40 रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। प्रश्न में धन नहीं दिया है, तो हम लोग ऐसे प्रश्न को जब हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना कि धन बराबर x रुपया। धन को हम लोग लेट करेंगे, एग्ज्यूम करेंगे, तो धन को हम लोग मान लिए कि माना कि धन बराबर x रुपया। अब इसके बाद आता है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब हुआ प्रश्न के अनुसार, यानी कि जो प्रश्न कर रहा है वो काम करना है। प्रश्न क्या कर रहा है, किसी धन में, तो धन हो गया x, इस x में हम लोग जोड़ेंगे क्या, उसका 1/7 भाग, किसका, इस धन का 1/7 भाग, तो x का 1/7 करेंगे तो आएगा 1/7। कह रहा है जोड़ने पर 40 रुपये होता है, तो बराबर में क्या आएगा 40, तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन का मतलब x का मान निकालना है। तो यहां से देखिए कैसे होगा, ये 7 × x करेंगे तो क्या आएगा 7x, 7x में x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8x, नीचे रहेगा 7 बराबर में 40, और x का मान अगर निकालना है तो ये 40, 7 नीचे तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, और 8 जो ऊपर है इससे ये आएगा अपना साइड से निकलेगा तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई से आ जाएगा नीचे डिवाइड में। 8 से 40 कट जाएगा 5 बार में, और 5 × 7 यानी कि 5/7 आ जाएगा 35। x क्या था धन, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः धन बराबर में 35 रुपया। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न 18 नंबर का रहा है किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 रुपया अधिक है, तो धन ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई धन है, उस धन का जो 1/6 भाग है उसी धन के 1/8 भाग से 24 अधिक है, तो धन ज्ञात करना है। तो धन नहीं दिया है तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि धन बराबर x रुपया, माना कि धन बराबर में x रुपया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार,
तो प्रश्न में 1/6 भाग वाला क्या है, अधिक है। तो x का 1/6 करेंगे तो आएगा x/6, और x का 1/8 करेंगे तो आ जाएगा x/8, और 1/6 भाग वाला अधिक है, कितना 24। तो बराबर हम लोग लिखेंगे 24। 6 और 8 के यहाँ लॉसर निकालेंगे तो इन दोनों का लॉसर जो आएगा वो आएगा 24। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से भागा कर देंगे, जाएगा 4 बार, 4 गुणे x आएगा 4x। 8 से भागा करेंगे जाएगा 3 बार, 3 गुणे x आ जाएगा 3x बराबर में 24। अब यहाँ 4x में से 3x घटाएंगे तो आएगा x बटा में 24 बराबर में भी 24। और यदि आप x का मान निकालते हैं तो 24 को लाना पड़ेगा इस साइड, और 24 अपना साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि वो डिवाइड में यहाँ पे था। अब 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा, 576। तो x क्या है, धन है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः धन बराबर में 576, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जो ऑप्शन में, अगर ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में आ गया तो जिस ऑप्शन में 576 रुपया लिखा होगा, धन है तो रुपया हो जाएगा, ये जिसमें लिखा होगा उस विकल्प को आप लोग कलर करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो इसी का ऋणात्मक संख्या का Day 1 वाला जो वीडियो है उसमें हम आपको बताए थे, सिखाए थे कि OMR शीट को कैसे फिलअप किया जाता है, तो आप लोग उस तरह से इसको फिलअप कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 56 हो तो वह संख्या क्या होगी। संख्या नहीं दिया है तो हम लोग लिखेंगे या मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर में x। इसके बाद कह रहा है कि 2/5 और 3/4 भाग का अंतर, तो इन दोनों में 2/5 में 3/4 में 3/4 बड़ा है, तो 3/4 वाला पार्ट आगे आएगा, उसके पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो यह आएगा 3x बटा में 4 माइनस में इस संख्या का 2/5 निकालेंगे तो आएगा 2x बटा में 5। कितना है, 56 है, तो बराबर में हो गया ये 56। 4 5 का लॉस आएगा 20, 4 से भागा करने जाएगा 5 बार, 5 गुणे 3 आएगा 15, और x लगा है तो x माइनस 5 से भागा करेंगे 20 में जाएगा 4 बार, 4 गुणे 2 आएगा 8, और x है तो लग जाएगा ये 8x बराबर में 56। 15 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 7x बटा 20 बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 56। और यदि हम लोग को x का मान निकालना है तो x बराबर में 56, और ये देखिए जो 20 नीचे है वो 20 अपना साइड चेंज करेगा तो आएगा मल्टीप्लाई में, और जो 7 ऊपर है वो अपना साइड चेंज करेगा तो ये आएगा नीचे डिवाइड में। 7 से 56 कटेगा 8 बार में, और 8 गुणे 2 आएगा 16, और 0 है तो 0, यानी कि x का मान कितना है 160। और x क्या है, x है संख्या, तो हम लोग लिखेंगे अतः संख्या बराबर में 160, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक खंभा है, खंभा का 1/3 भाग जो है कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में है, और उसका 10 मीटर जो है पानी के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई निकालना है। खंभे की लंबाई नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे लिखेंगे हम लोग माना कि खंभे की लंबाई बराबर x मीटर, हम लोग मान लिए खंभे की लंबाई। इसके बाद प्रश्नानुसार, और एक चीज आप लोग समझिएगा कि प्रश्नानुसार हम क्या लिख रहे हैं। यदि आप लोग मान लीजिए कि जो कीचड़ में वाला हिस्सा है, खंभे का जो कीचड़ में हिस्सा है वो हिस्सा, प्लस जो पानी वाला हिस्सा है वो हिस्सा, और जो पानी के ऊपर है वो हिस्सा, हम सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हम सबको जोड़ेंगे तो आएगा खंभे की लंबाई। तो खंभे की लंबाई हम लोग माने हैं x, और ये आ जाएगा, तो बराबर में हम लोग इसको लिखेंगे और हल करेंगे तो खंभे की लंबाई जो होगा वो निकल जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग करेंगे, कीचड़ में कितना है, खंभे का 1/3, तो खंभा की लंबाई होगी x का 1/3 निकालेंगे तो ये आएगा x बटा में 3, प्लस 2/5 भाग पानी में, तो इस x का 2/5 करेंगे तो आएगा 2x बटा में 5, और 10 मीटर जो पानी के ऊपर है प्लस में 10 जोड़ देंगे तो ये पूरा जोड़ करके खंभे की लंबाई यानी कि x आ जाएगा। इसके बाद देखिए कैसे आगे हल होता है। हम लोग यहाँ पर 10 को रहने देंगे, बाकी जो दोनों प्लस में है इसका साइड हम लोग चेंज करेंगे तो ये आएगा माइनस में। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आएगा 1, और 1 3 5 का लॉस आएगा 15, 15 में 1 से भागा 15, 15 गुणे 1 से आएगा 15x, माइनस 3 से भागा देंगे तो जाएगा 5 बार, ये आएगा 5x, माइनस 5 से भागा देंगे तो जाएगा 3 बार, 3 दूनी आ जाएगा 6x, और इसके बाद 15 में से 5 के तो आएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो आएगा 4x बटा में आ जाएगा 15। और अभी हमें निकालना है खंभे की लंबाई x,
तो x बराबर में क्या हो जाएगा, ये 10, 15 नीचे तो आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 10 गुणे 15 अब बटा में 4, तो हम लोग लिखेंगे 10 गुणे 15 बटा में 4। 2 से कटेगा 2 आएगा, ये 2 से कटेगा तो आएगा 5। अब 15 5 हो जाएगा 75 बटा में आएगा 2, और इसका आप लोग हल कर देंगे तो आ जाएगा 37 सही 1/2 मीटर, या अगर दशमलव में लाना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 37.5 मीटर। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि अतः खंभे की लंबाई बराबर, अतः खंभे की लंबाई बराबर में 37.5 मीटर, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 का। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन 3 सही गुणे 2 किलोग्राम है, तो अगस्त 2003 माह में दूध के खपत की गणना करें। यानी कि एक परिवार है, वो परिवार प्रतिदिन 3 सही गुणे 2 लीटर 3 सही गुणे 2 किलोग्राम दूध लेता है, तो अगस्त 2003 माह में कुल कितना दूध वो लेगा। तो अगर हम लोग बात करें अगस्त का, तो अगस्त होता है 8वां मंथ, और 8वां मंथ में दिन की संख्या हो जाएगा, ऐसे देखिए एक ट्रिक भी है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। ये जो भी उठा हुआ मंथ आएगा उसमें होता है 31 डेज, जैसे जनवरी, फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। अगस्त ऊपर है इस पे, यानी कि इसमें हो जाएगा 31 डेज। तो हम लोग लिखेंगे कि अगस्त 2003 में 3 माह में, अगस्त 2003 माह में दूध का खर्च बराबर, जो दिया है एक दिन का उसमें 31 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 31 आया कहां से, तो अगस्त माह में कुल 31 डेज होते हैं, वहां से 31 आया है। 2 3 जा 6 और 6 1 7/2 मल्टीप्लाई 31, मल्टीप्लाई करेंगे 31 का 7 से, तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, नीचे आएगा 2, तो इतना किलोग्राम दूध की खर्च होगा उस मंथ में। और इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो यह आएगा 108 सही 1/2 किलोग्राम दूध का खपत उस मंथ में होगा। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि एक बर्तन 2/3 पानी से भरा हुआ है, यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। बर्तन की क्षमता नहीं दिया है, तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि बर्तन की क्षमता बराबर, माना कि बर्तन की क्षमता बराबर में x लीटर मान लेंगे, और ये भरा हुआ है 2/3 पानी से भरा हुआ है, तो कितना भरा है, भरा हिस्सा बराबर, तो भरा हिस्सा बराबर आ जाएगा x का 2/3, तो यह आ जाएगा 2x बटा में 3, इतना लीटर ये भरा है। तो खाली हिस्सा कितना हो गया, अगर हम लोग खाली हिस्सा निकालेंगे तो खाली हिस्सा के लिए x में से 2x/3 को माइनस करेंगे, तो 3 × x आएगा 3x, 3x से 2x जाएगा तो आएगा x बटा में 3, इतना लीटर क्या है, खाली है। और ये कह रहा है 50 लीटर और पानी हम लोग डालेंगे तो भर जाएगा, यानी कि खाली वाला हिस्सा को ही 50 के बराबर बता रहा है। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार बराबर x बटा 3, और हम लोग x बटा 3 को इक्वल करेंगे 50 का, और x का अगर मान निकाले तो 50 × 3 आएगा, और फिर x बराबर में आ जाएगा 150, यानी कि उस बर्तन की जो क्षमता होगी वो 150 लीटर का होगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 23 में कह रहा है कि मैंने एक किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा तथा शेष 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं। किताब में कुल कितने पृष्ठ है ये नहीं दिया है, पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि किताब में कुल पृष्ठ बराबर, माना कि किताब में कुल पृष्ठ बराबर में हो जाएगा x। पहला दिन कितना पढ़ता है, तो प्रथम दिन बराबर, तो प्रथम दिन में वो पढ़ता है 3/8 भाग, तो x का निकालेंगे 3/8 तो आएगा ये 3x बटा में 8, इतना पेज वो प्रथम दिन पढ़ लिया। शेष का बोल रहा है तो शेष निकालते हैं, तो शेष निकालेंगे तो x में से माइनस करेंगे 3x बटा में 8 को, 8 × x आएगा 8x, में से 3x घटाएंगे तो आएगा ये 5x बटा में 8, इतना पेज अभी शेष है। तो शेष का 4/5 भाग पड़ता है दूसरे दिन, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दूसरे दिन।
शेष आया है 5x/8, इसका निकाला जाएगा 4/5 भाग, तो 5 से 5 कट गया और 4 से 8 कटेगा 2 बार में, तो यह आ जाएगा x/2 पेज। फिर कह रहे तथा शेष 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है, तो शेष अब कितना रह गया, पहला दिन इतना पढ़ा था तो शेष इतना था और फिर इतना पढ़ लिया, तो इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो निकलेगा कि शेष कितने पेज पढ़ना बाकी है। यहाँ पे 8 और 2 का एलसीएम आएगा 8, 8 में 8 से भागा जाएगा एक बार, 1 × 5x आएगा 5x, माइनस 2 से जाएगा 4 बार, इंटू में x आएगा 4x, तो ये आ जाएगा x/8। इतना पेज अभी शेष है, लेकिन इसी शेष को बोल रहा है कि 30 पृष्ठ, तो हम लोग प्रश्नानुसार मतलब कि हम लोग इसको जो है 30 के बराबर कर लेंगे, x/8 को 30 के बराबर, और x का मान निकालेंगे तो 30 पूरे ये 8 जो नीचे है अपना साइड चेंज करेगा तो आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 240, यानी कि उस किताब में कुल 240 पृष्ठ है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब हम लोग भिन्नात्मक संख्याओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है एक खेत का 1/20 भाग पशुओं को चराने में और 3/4 भाग खेती करने में प्रयुक्त होता है, यूज होता है। शेष 25 हेक्टेयर पर वन है, तो खेत का कुल क्षेत्रफल क्या होगा पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि खेत का कुल क्षेत्रफल बराबर, तो खेत का कुल क्षेत्रफल को हम लोग मान लेंगे x हेक्टेयर, क्योंकि प्रश्न अगर हेक्टेयर का यूज कर रहा है लैंग्वेज इसका, तो हम लोग यहाँ भी लिखेंगे x हेक्टेयर लिखेंगे। अब क्या बोल रहा है कि 1/20 भाग में पशु चरते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पशु चरते हैं बराबर x का 1/20 करेंगे तो x/20 हेक्टेयर में पशु चरते हैं। कह रहा है कि शेष और 3/4 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। ये तो हो गया पशु वाला। हम लोग लिखेंगे खेती बराबर खेती के लिए कितना प्रयुक्त होता है, तो 3/4 भाग, तो x का 3/4 करेंगे तो आएगा 3x/4। इतना हेक्टेयर उस खेत का जो क्षेत्रफल है वो खेती में चला जाता है। शेष कितना बचेगा, तो शेष निकालने के लिए इस कुल क्षेत्रफल में से इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ के अगर हम लोग माइनस कर दें तो आ जाएगा कि कितना जो है शेष वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे 1 और यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x/20 माइनस प्लस माइनस और 3x में आएगा 4। इसका बाकी का हिस्सा हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। 1, 20 और 4 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 20। 20 में 1 से डिवाइड 20 बार, 20 इंटू एक्स आएगा 20x, माइनस 20 में 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 इंटू एक्स आएगा x, माइनस 20 में 4 से डिवाइड करेंगे जाएगा 5 बार, 5 3 जाएगा 15x। 20 में से x घटाएंगे, 20x में से x घटा आएगा 19x, 19x में से 15x घटाएंगे तो आएगा 4x, नीचे आएगा 20। तो ये शेष वाला हिस्सा आ रहा है 4x/20। प्रश्न में कह रहा है कि शेष 25 हेक्टेयर पर वन है, तो हम लोग यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार। और जो ये 4x/20 है इसको 25 के बराबर कर लेते हैं। x का मान निकालना है, x बराबर 25, 20 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 4 आ जाएगा डिवाइड में। 4 से 20 कटेगा 5 बार में और 25 इंटू 5 आएगा 125। तो x है क्या, ये x है उस खेत का कुल क्षेत्रफल। तो खेत का कुल क्षेत्रफल जो आया वो आया है 125 हेक्टेयर, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक का अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।